हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में एसएससी कांस्टेबल जीडी के प्रीवियस ईयर सीरीज में आप देख सकते हैं कि 23 जनवरी को पूछे गए शिफ्ट नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथ्स का, इन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले बेहतरीन तरीके से। जैसे कि जो आपका पेपर है जीडी का 2024 वाला, वो फरवरी मार्च में होने वाला है। तो उस पेपर के लिए अगर इस प्रीवियस ईयर सीरीज की बात करें कितना इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको पता है, ठीक है दोस्तों। क्योंकि प्रीवियस ईयर ट्रेंड को देखकर ही आगे आने वाले हर एग्जाम में क्या होता है, उससे संबंधित एग्जाम में सवाल आते रहते हैं, ठीक है। जो कि पेपर आपका होने वाला है फरवरी मार्च में, तो बेशक उसके पहले हम लोग पूरा सेट खत्म करेंगे मैथ्स का, ठीक है। दोस्तों, हमने सीजीएल 2 बार क्रैक किया, मैं दिल्ली के अंदर पोस्टेड हूँ, तो मुझे मालूम है कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्रीवियस सीरीज, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं, चल लेते हैं हम लोग सीधे मैथ के सवालों की तरफ। यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैथ का सवाल शुरू हो रहा है, ठीक है। पहला सवाल क्या बोलता है कि यदि ऊंचाई h है और त्रिज्या अगर r के एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन की बात करता है, ठीक है। बेलन यानी कि सिलेंडर, उसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 है। अगर हम बेलन की बात करें यानी कि सिलेंडर की बात करें मेरे भाई, तो जो कर्व सरफेस एरिया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये 1/3 है टोटल सरफेस एरिया के, बोल सकता हूँ, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया होता है 2πRh इज इक्वल टू 1/3। टी से कितना होता है, तो आप बोलेंगे 2πr और r+h, यही होता है भाई फॉर्मूला आपका। हम क्या करेंगे, 2πr से 2πr काटेंगे, यहाँ पे आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो बन जाएगा 3h इज इक्वल टू r+h, बोल सकते हैं। यानी h को लाइए इस साइड, मतलब बोल सकता हूँ कि 2h इज इक्वल टू r, यानी h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2r। अब देख लो किस ऑप्शन से ये मैच हो रहा है, तो आप देखेंगे ये ऑप्शन नंबर 4 से क्या हो रहा है, मैच हो रहा है, ठीक है। तो एक अच्छा सवाल से हम लोगों ने क्या किया, शुरुआत किया है सॉरी। आगे बढ़ते नंबर 2 पे चलते हैं दोस्तों। नंबर 2 सवाल देखेंगे कि 625 मीटर के एक वृत्तीय दौर में ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर और क्रमशः 90 किलोमीटर पर आवर और 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से अगर चलना दौड़ना शुरू करते हैं, यदि वे एक ही दिशा में दौड़ रहे हों, तो ट्रैक पर पहली बार कब मिलेंगे। जब सेम दिशा में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर हम 625 मीटर को डिवाइड कर दें उनके स्पीड से, जो कि स्पीड हम कितना लेंगे, उन दोनों का डिफरेंस, तो हमको क्या मिल जाएगा, टाइम टू मीट मिल जाएगा कि कब वो मिलेंगे। तो हम बोल सकते हैं कि 90 किलोमीटर और 72 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 18 किलोमीटर पर आवर। और 18 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5 मीटर पर सेकंड के बराबर है, बोल सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि 18 इंटू 5 पर 18 कितना हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड। अब बताइए कट जाए कितने से, ये कट जाएगा 125 से। टाइम टू मीट कितना है, तो आप बोलेंगे 125 सेकेंड। बेहद ही आसान सवाल, आगे बढ़े। नंबर 3 पे आते हैं। यदि कॉम्पैक्ट डिस्क की 30 प्रतियों की जो कीमत है वो कितना है, तो आप बोलेंगे 140 रुपीज़। तो आपको निकालना है 24 का, कितनी कीमत होगी। अगर ये 5 की वैल्यू के बराबर है, मैं अगर बोलूँ अगर रेशियो निकालेंगे तो ये 5 प्रति, तो ये हो जाएगा 4। 5 और 4 का निकालना है, आपसे कह रहे हैं कि 5 की कीमत अगर 140 है तो 4 का निकालना है। तो 5 से अगर काटेंगे तो कितना बन जाएगा 28, और 28 इंटू 4 कितना होता है 112 रुपया। बेहद ही आसान सवाल। नंबर 3 पे आते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज की वह वार्षिक दर क्या है, आपसे रेट पूछ रहा है कि रेट क्या होगा जिस पर कोई मूलधन 2 वर्षों में 500 रुपया और 3 वर्षों में 700 रुपये हो जाता है। अगर हम अमाउंट बात करें 2 साल के बाद, अगर हम अमाउंट बात करें 3 साल के बाद, 2 साल के बाद 500 रुपया और 3 साल के बाद 700 रुपया, तो आपको पता है कि एक कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि मिश्रधन का ब्याज लगता है। या तो प्रिंसिपल का ब्याज निकाल दीजिए और उस ब्याज में ब्याज का ब्याज जोड़ दीजिए, तो बात तो वही हो गया ना कि किसी अमाउंट का आप सिंपल तरीके से ब्याज निकाल दीजिए, वही तुम्हारा कंपाउंडिंग रेट हो जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूँ कि थर्ड ईयर का जो रेट होगा इस पे डिपेंड करेगा, बोलिए ना। 500 का कितना परसेंट 700 है, तो आप बोलेंगे 140% है। इसका ये मतलब हुआ कि 40% क्या होता है, ब्याज लगता है, रेट लगता है। बाकी आप चाहो तो फार्मूला से कर लो, दिस इज द बेस्ट मेथड। आगे बढ़ते हैं और नंबर 5 पे आते हैं। मोहन जो है 1200 में कुर्सी खरीदता है और 1440 में सेल करता था, आप बोलेंगे 240 रुपये इसका प्रॉफिट होता है। तो आपसे कह रहे लाभ परसेंट निकालिए, 240 बाई 1200 रुपये यानी कि सीपी इंटू 100%। आप सॉल्व करेंगे 20% इसका आंसर आएगा। बेहद ही आसान सवाल आपसे पूछे गए हैं स्टार्टिंग के 5 सवाल,
ठीक है, आगे बढ़ते 6 पे आते हैं। एक व्यक्ति जो है बुलेट ट्रेन के द्वारा 84 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित दूरी को तय करता है और बस द्वारा 66 किलोमीटर पर आवर की चाल से प्रारंभिक बिंदु पर लौटता है। तो आपसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड निकालिए, औसत चाल क्या है। अगर डिस्टेंस तुम्हारा सेम है, आप देखेंगे एक निश्चित दूरी तय की, वापस वहां से लौट के सेम डिस्टेंस पर लौट के आया, मतलब मैं कह सकता हूँ डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो उस कंडीशन में दो स्पीड के लिए एवीजी स्पीड क्या होता है बताओ। ये होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, होता है ना। पटक दीजिए वैल्यू को, 2 टाइम्स x की वैल्यू 84, y की वैल्यू 66, दोनों का सम कितना हो जाएगा 814 और 10 15, 150 बोल सकता हूँ। आओ जरा काटते हैं, कितने से कटेगा, 6 से कटेगा 11 बार में, ये 6 से कट जाएगा 30 बार में, क्या नहीं 25 बार में, ठीक है 25 बार में। तो अब और कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं। 11 दूना 22, 22 चौक 88, हाथ में रहा 8, 22 गुना 8 यानी कि 176, और फिर से 8 यानी कि 184। डिवाइड कर दीजिए 25 से, डिवाइड करिए 25 से। अब 25 से डिवाइड करने पर ना मेरे दिमाग में एक ख्याल आता है कि क्यों ना इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें, कोई दिक्कत नहीं है। इससे फायदा मुझे क्या होगा कि नीचे बन जाएगा 100, और 100 से डिवाइड करना कितना आसान होता है। अब देखिएगा, अगर ये 1800 होता तो 1800 गुना 4 यानी कि 7200, 50 चौका 200 यानी 7400, लेकिन 2 चौका 8 कम कर दो यानी कि 7392, 7392। अब मुझे बताओ 100 से डिवाइड करना कितना आसान है, 2 डेसिमल कम कर दो, 73.92 किलोमीटर पर आवर। सो बाकी अब चाहो डिवाइड कर लो 25 से, या फिर इस तरीके से फास्टली कर लो जैसे मैं करता हूँ, मैं तो ऐसे ही करता हूँ भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। मैथ को सही करने का बेस्ट तरीका होता है कि आप अपने कैलकुलेशन को थोड़ा स्पीड करिए, सोचने का तरीका बदलिए। ठीक है, राबिया एक कार्य को 12 दिन के अंदर समाप्त कर देती है, जबकि सरिता उसी कार्य को 18 दिन में समाप्त करती है। तो कितना वक्त लगेगा, दोनों काम अगर करेंगे साथ में। इफिशियंसी निकालते हैं रबिया का और सरिता का। तो आप बोलेंगे 12 और 18 का जो एलसीएम 36 है, यानी इफिशियंसी कितनी, 3 और 2, दोनों मिलके अगर काम करवाओगे तो कितना हो जाएगा, बटा 5 कर लो, बटा 5 कर लो, बोल सकता हूँ ना। यानी कितना हो जाएगा, 7 इंटीजर 1/5 दिन। ये तुम्हारे सवाल का आंसर है। आओ जरा मैच करें, ये 7 इंटीजर 2/10, इसका मतलब वही हो ना कि 2 से 5 काट लो 1/5, ये सवाल का आंसर है। ठीक है, कंफ्यूज करने की पूरी कोशिश है। आगे बढ़ते हैं। कुणाल ने कोई वस्तु खरीदी और उसे 15% की हानि पे सेल कर दिया। यदि वह उसे 18% कम मूल्य पे खरीदा होता और 108 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। ठीक है, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया सवाल। अब देखेंगे, कुणाल ने कोई वस्तु खरीदी, मान ली हमने सीपी को मान लिया कि वो 100 रुपये के बराबर था, उसने 100 रुपये के अंदर कोई वस्तु खरीदी है और 15% की हानि पे सेल किया, मतलब जो एसपी है, सेलिंग प्राइस, वो 85 रुपया है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि यदि वह इससे 18% कम मूल्य पे खरीदा होता, मतलब 100 में ना खरीद के उसने 82 में खरीदा होता और 108 रुपया अधिक में सेल किया होता, मतलब जितना यहाँ बेचा है उससे 108 रुपया एक्स्ट्रा में अगर सेल किया होता भाई, ठीक है, तो उसको 30% का लाभ होता। यानी 82 का अगर निकालेंगे 30%, तो आप बोलेंगे 8.2 इंटू 3 यानी कि 24.6, इतना प्रॉफिट होता है इसको। यानी अगर मैं कह सकता हूँ इसमें जोड़ो 24.6 कितना हो जाएगा बताओ, 8 और 2 10, 106.6। आपसे कह रहा है कि जो 108 रुपये यहाँ पे डिफरेंस है, ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस है। आप खुद सोच के देख लो, आपसे क्रयमूल्य निकालना है, क्रयमूल्य है कितना, 100 के बराबर। तो आओ जरा इक्वेट करते हैं, 108 रुपये कितने के बराबर है, तो आप बोलेंगे 85 और 106 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 21.6, ये 21.6 का डिफरेंस है। आपको निकालना है क्रयमूल्य यानी कि 100 से मल्टीप्लीकेशन, काट लो तुम्हारा आंसर आएगा। ठीक है भाई, समझ आ गया ना हमने क्या किया है। बिल्कुल आसान चीज है, इसमें कुछ भी कुछ खास है नहीं। ठीक है, आओ जरा काटते हैं। 21 पचे 105, 6 पचे 3, अच्छा ये पूरा पूरा 5 से कट रहा है, नहीं आप देखेंगे 500 रुपये से क्या है, कॉस्ट प्राइस है। बढ़िया सवाल। ठीक है, आगे बढ़े, 9 पे आते हैं। यदि किसी व्यक्ति की आय और बचत का अनुपात, आपसे कह रहा है भाई कि इनकम और सेविंग आपको दे रखा है, तो आपको एक्सपेंडिचर मालूम चल जाएगा ना कितना खर्च किया उसने। अगर आय उसने कमाया है 7 रुपया, बचाया है 3 रुपया, तो जरूर उसने खर्च किया होगा 4 रुपया। बहुत ही आसान बातें हैं।
यदि आय में 12% की वृद्धि हो और व्यय में 8% की वृद्धि हो तो बचत कितना परसेंट से बढ़ जाएगी, आपको बताना है। आपसे कह रहा है कि 7 में जो है ना, ये 12% का वृद्धि हो रहा है और इसमें जो है कितने का वृद्धि हो रहा है बताओ, 8% का वृद्धि हो रहा है। तो आपको ये वाला निकालना है कितना वृद्धि हुआ। ठीक है, तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या है, आप इस 7 को कर लो 70, ये 40 और ये 30 से फायदा क्या होगा, परसेंटेज निकालने में आसानी होगी। तो 7 का 12% कितना हो जाएगा बताओ, 70 का 8.4, यानी अगर जोड़ेंगे तो बन जाएगा 78.4। इसमें जो है अगर 8% की वृद्धि होगी तो 3.2 अगर हम जोड़ दें तो 43.2। इतना कमाया, इतना सेल किया, सॉरी एक्सपेंड किया, तो कितना बचाया बताओ, तो हो जाएगा 437। यानी कि अगर हम डिफरेंस निकालें तो 0.2 यहाँ बचने वाला, लास्ट में 0.2 आएगा और 78 माइनस 43 यानी कि 437, 437 यानी कि 35 होगा क्या, है ना, 35 सही है क्या, 35.2, क्या मैंने सही किया, 35.2, ये डिफरेंस आएगा। हाँ ठीक है, तो आपसे कह रहा है कि 30 से कितना बढ़ के 35.2 हो गया, तो आप बोलेंगे 5.2 एक्स्ट्रा बढ़ा, किस बेस पे, 30 के बेस पे, इंटू 100%। ये तुम्हारा इंक्रीज परसेंट है, ये तुम्हारा इंक्रीज का परसेंट है। निकालो जरा, निकालो जरा भाई। ये कट जाएगा इससे, अगर हम गुणा करेंगे तो बन जाएगा 52/3, 52/3। तो यहाँ पे मेरा आंसर मैच तो नहीं हो रहा, कहाँ मिस्टेक हुआ। यदि एक आय और बचत का अनुपात 7:3 है, तो 7 है, ये 3 है, तो जरूर ये 4 रहा होगा। आय में 12% की वृद्धि, तो 12 सत्ते 84, यानी कि 8.4 हमने बढ़ा दिया, यानी 78.4 कर दिया। व्यय में 8% की वृद्धि, तो व्यय में अगर 8% की वृद्धि करूं, 4×8 = 32, यानी कि 3.2 बढ़ा दिया हमने, 43.2 कर दिया। तो उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, उसकी बचत कितना प्रतिशत बढ़ जाएगी, आपको बताना है 0.2 स्थान तक। तो सही तो है भाई, 78.4 में से 43.2 अगर हमने कम किया, 784, कभी कभी छोटी छोटी चीजें हमें दोबारा करनी पड़ती है। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 3 गया 5, और ये 3, ठीक तो है, 35.2 सही तो किया हमने। यानी उसकी बचत में कितना वृद्धि होगी, तो ये आप देख सकते हैं, मेरा तो 52.3 आ रहा है, मतलब कि 17.33 मेरा आंसर आ रहा है, 17.33%। आंसर दिया है 21.33%, मुझे नहीं पता कैसे है। आप, सवाल बहुत मुश्किल तो है नहीं, कुछ या तो हमने मिस्टेक की होगी या फिर कुछ इसमें गड़बड़ी लिखा होगा। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताना कि हमने कहाँ कुछ गड़बड़ी की है, ठीक है। बट मेरे हिसाब से बढ़िया ही लग रहा है। आगे बढ़ते हैं और नंबर 2 पे चलते हैं, नंबर 10 पे चलते हैं, सॉरी। ठीक है, एक व्यक्ति जो है 75 किलोमीटर पर आवर की गति से 4 घंटे कार चलाता है और इतने की गति से 90 के स्पीड से अगले 6 घंटे कार चलाता है। तो पूरी यात्रा के दौरान आपको निकालना है औसत गति, एवीजी स्पीड। डिस्टेंस अलग अलग है, कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं, ठीक है। 4 घंटे चलाया 75 के स्पीड से, यानी कि 300 किलोमीटर चलाया, प्लस 6 घंटे चलाया 90 के स्पीड से, यानी कि 540 किलोमीटर चलाया। 6 घंटे और 4 घंटे मिलकर 10 घंटे होते हैं, कोई बात नहीं, काटते हैं जरा, 0 से 10 कॉमन निकाल के हमने काट दिया, 5×3 = 8, 84 किलोमीटर पर आवर इज द रिक्वायर्ड एवरेज स्पीड ऑफ दिस क्वेश्चन। आसान सवाल। नंबर 11 पे आते हैं। 11 क्या बोलता है भाई, एक थैले में 50 केजी दाल है, बिल्कुल ठीक, 50 केजी दाल है। 3 दालें ए, बी और सी जो इसमें 4-3-3 के अनुपात में मिश्रित हैं। दालों ए, बी और सी की कीमत दे रखी हैं। तो दालों के 1 केजी मिश्रण का औसत मूल्य क्या होगा, आपसे कह रहा है। ठीक है, बढ़िया। दालों के 1 केजी मिश्रण का औसत मूल्य आपको निकालना है। जब आपको इस तरह से निकालना है एवरेज मूल्य, तो मुझे लगता है कि 50 केजी के इस्तेमाल करने कोई फायदा नहीं है।
आप इस रेशियो का यूज करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं। हम ये मान सकते हैं कि 4 kg 80 रुपये का पर केजी वाला हिसाब है, मतलब 8 चौका 32 320 रुपया, प्लस 3 kg 60 के हिसाब से यानी कि 180 रुपया, फिर से 3 kg 80 के हिसाब से यानी कि 240 रुपया, बटा 4 kg 3 kg और 3 kg यानी कि 10 kg। ठीक है, हमने क्या किया, 10 कॉमन निकाला और तीनों में से काट के हटा दिया। जो आंसर आया ये तुम्हारा एवरेज मूल्य है 32 + 18 यानी कि 50 और 24 यानी कि 74 रुपया पर केजी आप मिश्रण को सेल कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बेहद ही आसान सवाल। इस बंदे ने एक ऑप्शन चूज किया, पता नहीं क्यों, आसान सवाल को भी गलत कर दिया भाई ने। ठीक है, यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 30% की छूट देना चाहता है, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु के क्रय मूल्य पर 20% की छूट देना चाहता है तो उसको 400 रुपया में बेचना होगा। ठीक है, यदि वही इसे 520 में सेल करता है तो उसका लाभ परसेंट ज्ञात करें। आपने कहा कि 400 में सेल करना होगा यानी कि एसपी कितना होगा 400, लेकिन आपने भी बोला है कि 400 रुपया जो है ना ये 20% डिस्काउंट देने के बाद है, यानी मैं कह सकता हूं जो उसका एससीपी रहा होगा 400 बटा क्रैमल, यहाँ पे लिखा हुआ क्रैमल 20% छूट देना चाहता है, ये 80 के बराबर है, आपको निकालना है 100, मतलब ये 500 तुम्हारा क्या हो गया, सीपी हो गया। अब ये अगर 520 में सेल करेगा तो आप मुझे तो कितने का प्रॉफिट होगा, तो आप बोलेंगे 20 का प्रॉफिट, किस बेस पे, 500 के बेस पे इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 चौका 20 यानी कि 4% क्या हो जाएगा प्रॉफिट। आगे बढ़े, बेहद आसान सवाल है ये। 13 पे आते हैं। 13 क्या बोलता है भाई, मनीष किसी कार्य को 7 दिन में कर सकता है जबकि अनिल समान कार्य को 6 दिन में कर सकता है। मनीष 7 डेज लगाता है, लेकिन जो अनिल है भाई साहब वो 6 दिन में कर सकता है। पूरे काम के लिए मजदूरी कितने है, 390 रुपया है। यदि वे मिलकर कार्य करते हैं तो मनीष की आय ज्ञात करें। बेहद, अगर जो टाइम का रेशो 7:6 है तो आप क्या बोलेंगे, जो इफिशियंसी होगी वो उल्टा हो जाएगा, यानी 6:7 हो जाएगा। अगर दोनों मिला के 390 रुपये कमाते हैं तो 7 6 13 रुपये कमाएंगे। आपको निकालना है मनीषवा की ना, तो मनीषवा का कितना है इफिशियंसी, 6 के बराबर, तो 6 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आप देखेंगे 13 यानी कि 30 × 6 यानी कि 180 रुपये किसको मिलेगा, मनीषवा को। आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जो कि 12 15 18 27 से पूर्णतः डिविजिबल हो, कुछ नहीं करो, आप इसको एलसीएम निकाल दो, वो नंबर जो होगा लिस्ट कॉमन मल्टीपल होगा। मल्टीपल का मतलब ये होता है कि वो 12 का मल्टीपल है, मतलब 12 से वो संख्या कट जाएगी, 15 से भी वो संख्या कट जाएगी, 18 और 27 से भी संख्या कट जाएगी, वो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है। आगे बढ़े, इस बंदे ने 4 लगाया है, पता नहीं पढ़ के गया था बिना पढ़े एग्जाम दे के आया था। एक लंबवृत्तीय बेलन का जो आयतन ज्ञात करना है जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और उसके आधार की परिधि है। आधार की परिधि, आधार में क्या होगा 2πr, 2πr की वैल्यू 22 यानी कि r की वैल्यू कितनी आ गई 7/2, आप निकाल लेना एक बार। ठीक है, फिर कह रहा है आपसे भाई कि यहाँ पे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 2πr इंटू एच की वैल्यू 1012 है। 2πr का वैल्यू यहाँ से हम रख देंगे 22 के बराबर, तो आप जरा 22 से काटो, तो इस तीनों के बदले हम 22 से काटेंगे, 22 चौक 88, 13 2 22 छक 132 यानी कि h की वैल्यू कितनी आ गई 46। h मालूम, r मालूम, आपको निकालना है क्या है, वॉल्यूम। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, अगर हम r की वैल्यू 7/2 रखें तो अगर r की वैल्यू 7 होती है तो उसका पाई आर स्क्वायर का वैल्यू 154 होता है, लेकिन हमने अगर रेडियस को हाफ किया तो ये हो जाएगा 1/4 इंटू एच की वैल्यू 46, गुणा करो सॉल्व करो आंसर आएगा। हम क्या करेंगे, 4 को काटेंगे तो 2 से कट जाएगा 77, लेकिन 2 एक्स्ट्रा यानी कि 2 से ही भी कट जाएगा 23 बार में, गुना कर लो आंसर आएगा। ठीक है, आप चाहो तो 7 × 3 अगर लास्ट में करेंगे तो लास्ट डिजिट क्या आएगा 1, अंतिम डिजिट 1 आना चाहिए, मतलब यहाँ ही 1 है, बाकी यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ 5 है, नहीं हो सकता, टिक मार के भाग जाओ। बाकी आप गुना करोगे तो कितना आएगा 1771 सेंटीमीटर क्यूब। इस बंदे ने फिर से ऑप्शन 3 चूज किया, मुझे लगता है कि भाई पढ़ के नहीं गया था।
जयशंकर ने अपने नियोक्ता से 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से एक राशि उधार लेते हैं जो वार्षिक संसूचित होता है। ऋण को समाप्त करने के लिए 2 वर्ष की अवधि के बाद 58,320 रुपया का भुगतान करना होगा। यानी मैं कह सकता हूँ कि जो 58,320 रुपया है ये 108 के बराबर है। बोलिए 2 साल के बाद अगर ये बात करूँ इंटू 100 करेंगे तो ये 1 साल के बाद होगा, लेकिन चूंकि 2 साल के बाद की वैल्यू है तो 108 से फिर से करेंगे और यहाँ पे फिर से 100 लगाएंगे। इतना रुपया आपने उधार लिया होगा यानी कितना आपका प्रिंसिपल अमाउंट रहा होगा बोलेंगे। आओ जरा काट ले, आंसर मिलेगा। ठीक है, काटते हैं। सो काटते हैं। 9 से कटेगा ये 9 और ये 2। ये अगर तुम 9 से काटोगे 9 छक 54, 4 3, 9 चौका 36, 9 8 72 और 0। ठीक है, फिर से 9 से कटेगा तो फिर से ये कट जाएगा 12 और ये कट जाएगा 9 7 63, 9 2 18 और 0। फिर काटोगे क्या, ये देखो 12 छक 72 यानी कि 6 0। फिर काटोगे 12 25 60। क्या बात है, खतरनाक कटता है यार। 5 डबल 0 फिर से डबल 0। दिस इज द प्रिंसिपल अमाउंट जो कि आपको निकालना था। इतना रुपया उसने उधार लिया था जो कि 2 साल बाद बढ़ के 58,320 रुपया हो गया था 8% के रेट से। कौन सा युग्म असहभाज्य संख्याओं को निरूपित करता है? ये क्या बोलते हैं इसको? को प्राइम नंबर्स, इसको इंग्लिश में कहते हैं को प्राइम नंबर्स। ये वही होते हैं जो 2 नंबर का जब HCF तुम्हारा 1 हो तो बोलते हैं दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर के संयुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो इन नंबर में चारों आप चेक कर लो, जिसका भी HCF 1 आएगा वो क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। फिर सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि आप इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अगर आपको HCF निकालने में दिक्कत हो रही है तो आप इस HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप इनमें देखो कितना हाईएस्ट कॉमन आप निकाल सकते हो। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। एक से अधिक अगर हो गया तो वो को प्राइम संख्या नहीं होगा। मतलब आप अगर देखेंगे ध्यान से तो इन दोनों में आप कॉमन निकालिएगा तब देखेंगे 5 तो कॉमन दिख रहा है, मुझे 5 कॉमन दिख रहा है। इन दोनों में देखेंगे तो 3 कॉमन दिख रहा होगा आपको। इन दोनों में देखेंगे तो 3 कॉमन कम से कम दिख ही रहा है आपको। 5 है, 3 है, 3, लेकिन इन दोनों में कोई भी कॉमन निकाल के देखिए, 1 2 3 4 5 कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिर्फ 1 आएगा कॉमन। यानी आपका सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही है। मतलब ये दोनों संख्याएं क्या बोलेंगे, असहभाज्य संख्याओं को निरूपित करेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। आसान है, थोड़ा टाइम दे दिया हमने ज्यादा, कोई बात नहीं। 615 सिक्कों में 1 रुपया की, फिर बोलता है 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्के शामिल हैं। उनके मूल्य क्रमशः 3 5 7 के अनुपात में है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। ठीक है भाई, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। क्या बात है, बढ़िया सवाल है। 615 सिक्का की बात करते हैं, यानी 615 जो है ना, ये नंबर ऑफ सिक्का है, ये नंबर है, यानी मूल्य से हम डिवाइड नहीं कर सकते। 3 5 7 के अनुपात में, मतलब अगर हम बात करें 3 5 7 के अनुपात में तुम्हारा ये प्राइस वैल्यू जो है ना, जो वैल्यू, ये प्राइस लिखना गलत होगा, ये वैल्यू की बात करें अगर हम, जो तुम्हारा वैल्यू है वो किस पे है, 3:5:7 के रेशियो में। मतलब ये हुआ वैल्यू कि 3 रुपया अगर 1 रुपया हुआ तो 50 पैसा 5 रुपया है और 25 पैसा 7 रुपया है। ठीक है भाई, तो 1 रुपया अगर 3 रुपया बन जाएगा, मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो सिक्का रहा होगा वो 1 का 3 सिक्का रहा होगा। 50 पैसा 5 रुपया तब बनेगा जब 50 पैसे की 10 सिक्का मिलेगा। 25 पैसा 7 रुपया तब बनेगा जब 25 पैसे के 28 सिक्का मिलेंगे। यानी कि ये जो है नंबर ऑफ सिक्का आपको मिलेगा। दिस इज नंबर ऑफ सिक्का। एम राइट? क्या मैंने सही किया? दिस इज नंबर ऑफ सिक्का। तो आपको निकालना है 50 पैसे के सिक्के। तो हम क्या करेंगे, 615 जो है ना, 615 टोटल नंबर ऑफ सिक्का है, मतलब 28 और 10 38 और 3 यानी कि 41 के बराबर है। क्या मैंने सही किया है? 41 के बराबर है। ठीक है,
आपको निकालना है 50 पैसे के सिक्के, यानी कि आपको 10 से करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन। तो ये तुम्हारा मिल जाएगा 50 पैसे का सिक्का। बहुत बढ़िया सवाल। ये तुम्हारा 50 पैसे का सिक्का का वैल्यू आ गया। आओ जरा काट लो, आंसर निकाल लो। अगर तुम काटोगे 41 को 41 बार में, 20 और 5, 2 पच्चे 4 पच्चे 20, अच्छा 15 बार में कट जाएगा। ठीक है, इन नंबर 50 पैसे का सिक्का कितना हो जाएगा बताओ? 150। बढ़िया सवाल, टिक कर लो इसको। ये बढ़िया सवाल है, क्योंकि जो आपका रेशियो दे दिया वो दे दिया अलग तरीके से। रेशियो दिया आपका मूल्य में और पूछ दिया आपका नंबर ऑफ सिक्का, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको रेशियो लिखने में। मजा आ गया। आगे बढ़ते हैं, 19 पे आते हैं। एक व्यक्ति के प्रतिदिन काम करने के घंटे में 25% की वृद्धि होती है और उसकी प्रति घंटे की मजदूरी में 20% की वृद्धि होती है, तो उसके दैनिक आय में कितना वृद्धि होता है? ठीक है भाई, अब मुझे बताओ, काम करने के घंटे में वृद्धि हो और मजदूरी में वृद्धि हो, तो दोनों ही केस में आपको वृद्धि ही मिल रही है। मतलब मैं कह सकता हूं कि अगर पहले 100% काम करता था, तो अब बढ़ के 125% काम करेगा, 25% की वृद्धि हो गई। ठीक है, पहले मजदूरी 100 रुपये अगर मिलती थी, तो अब मजदूरी 120 मिलेगी, क्योंकि 20% की वृद्धि हो रखा है। अगर ये दोनों को मिला देंगे तब तो मेरा काम पूरा होगा। ठीक है, तो आओ जरा चेक कर लेते हैं कितना का डिफरेंस आया है। तो आप बोलेंगे 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 20 25 100 और 20 छक 120। तो आप देखेंगे 5 चौका 20 और 5 छक 30। तो आप देखेंगे 2:3 का रेशियो। ठीक है, तो 2 बढ़ के 3 हो गया, यानी कितने का इसका वृद्धि हुआ है? 1 का वृद्धि। तो 1/2 को बोलेंगे भाई 50%। या तो ये तरीका लगा लो आप या तो आप ये बोल सकते हैं कि 25% और 20% की वृद्धि, आप निकाल दो इंक्रीमेंट। तो 25 और 20 यानी कि 45%, प्लस 25 का 20% या 20 का 25%, वॉट एवर यू वांट। तो ये आएगा 5 के बराबर, यानी कि 50% क्या हो रहा है एक्चुअल में? वृद्धि हो रहा है। आसान सवाल था ये भी। आते हैं आखिरी सवाल की तरफ, अंत भला तो शब्द भला। एक पंखे का जो अंकित मूल्य है भाई, वो 1850 रुपया। इनके का जो मार्क प्राइस है वो कितना है? 1850 रुपया। दुकानदार इस पर 9.5% की छूट देता है, तो पंखे का विक्रय मूल्य निकालिए। ठीक है, तो इसका 9.5% कितना होगा? तो अगर हम देखें ध्यान से, तो इसका 10% जो होगा वो 185 रुपया होगा। ठीक है, 185 रुपया होगा। तो हमको 0.5% और कम लिखना है, तो यानी 1% कितना हो जाएगा? 18.5 रुपया। 0.5% कितना हो जाएगा? इसका आधा, यानी कि 9.25 रुपया। तो अगर इस हम 10% में से 0.5% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा बताओ? 9.5% की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि कितना हो जाएगा? 175.75 रुपया। मैं कहना क्या चाहता हूं कि अगर 1850 का मार्क प्राइस है, यानी कि अंकित मूल्य है, तो 175.75 रुपया उसने, यानी 75 पैसा उसने क्या किया? डिस्काउंट दिया है। तो अब जरा निकाल लो सेलिंग प्राइस, घटा दो इसमें से, कितना माइनस कर देंगे? 175.75 रुपया। कितना हो जाएगा बताइए? तो अगर हम कम करेंगे तो ये बनेगा 1674.25 रुपीज। ये तुम्हारा क्या है? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। ठीक है, आसान सवाल था बिल्कुल। तो इस तरह से हम लोग ने इस सेट को खत्म कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारे वीडियो को, और थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, क्योंकि इस पे हम आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए प्रीवियस से सोल्यूशन लेके आएंगे, बेहतरीन कंटेंट आपको देंगे, जिससे कि आपको फायदा होगा। ठीक है, बाकी आपकी मर्जी है, आप चाहो तो सपोर्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।